सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 4 का पर्यावरण और हम, जिसका पार्ट 2 आज पढ़ाया जा रहा है। पार्ट 1 में क्या होता है, चैप्टर 1 से 13 तक पढ़ाया जा चुका है ना। अब हम बात करने वाले पार्ट 2 में, है ना। तो पार्ट 2 में क्या है, चैप्टर 14 से 25 तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिए। देखिए 13 हो चुका है, 14 और 15 एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर दिया गया है ना। अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 16 पढ़ेंगे, है ना। जो 16 में टॉपिक दिया गया है, सेम टॉपिक क्या है एनसीईआरटी में भी है ना। तो 16 टॉपिक का नाम है मीठा मीठा शहद के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कहानी के बारे में कहानी की थोड़ा बताया गया है। सोनी, मोनी, राजेश नंदन बगीचे में घूम रहे थे। अनायास सोनी की नज़र आम के पेड़ के ऊपर लगे मधुमक्खी छत पर पड़ी। अनायास में तो जो अचानक से किसी चीज़ पर नज़र पड़ता है ना, जिसका कोई देखने का उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन कुछ और काम करे, कुछ और चीज़ पर नज़र पड़ गया, उस सेंस में क्या होता है, उसको उस तरह का देखना क्या बोलते हैं हम, अनायास बोलते हैं, है ना। तो मधुमक्खी की छत्ता के बारे में यहाँ इस चैप्टर में अच्छा से बताया गया है ना। चलते हैं। बोल रही है, मधुमक्खी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इनके बारे में हम जानना चाहिए। सोनी बोलती है, पास में वही उषा उमा दीदी रहती है जो मधुमक्खी पालन करती है, उसे मधुमक्खी के बारे में पता करे। सभी बच्चों क्या करते हैं, उस उमा दीदी के पास आती है और बोलती, उमा दीदी उनका स्वागत करते हुए पूछा, बच्चों आज मैं सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ। सोनी ने कहा, हाँ मधुमक्खी के बारे में जानना चाहते हैं। तो उमा दीदी कहती, मधुमक्खी अत्यंत ही उपयोगी जीव है। हजारों वर्षों से हम इनसे शहद और मोम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? शहद और मोम प्राप्त करते हैं, है ना। राजेश ने पूछा, मधुमक्खियाँ शहद और मोम कैसे बनाती है। तो मधु ने बताया, छत्ते में हमारा श्रमिक मधुमक्खी होती है जो फूलों से रस चूसकर शहद बनाती है। इनके पेट से मोम निकलता है। तो जो फीमेल जो बी होती है मधुमक्खी, मादा मधुमक्खी क्या करती है, उन दो काम करती है। एक तो रस चूस कर क्या करती है, शहद बनाती है और शहद जमा करती है, और जो पेट से निकलता है उससे क्या होता है, उससे मोम बनता है। अब देखिए, कोई छत्ता जो होता है उसमें 3 तरह के मधुमक्खी होते हैं। देखिए, जो मधुमक्खी छत्ता हुआ उसमें 3 तरह के होते हैं। पहला होता है रानी मधुमक्खी, ठीक है, उसका काम होता है सिर्फ अंडे देना, है ना। दूसरा होता है श्रमिक माता मधुमक्खी, जो कि जिसको श्रमिक कहा था। जितने वर्क होते हैं शहद लाना, है ना, ये काम किसका होता है, माता श्रमिक को आता है। और छत्ते तैयार करना, ये काम होता है श्रमिक मधुमक्खी का, जो कि फीमेल होती है। और एक होता है मेल मधुमक्खी, जिसका काम होता है सिर्फ उसका संख्या बढ़ाना अपना, है ना। और कोई खास काम नहीं करता, बस उस छत्ते में ही सिर्फ रहते हैं। चलिए, तीनों प्रकार जान गए आप लोग। अब देखिए, हाँ, छाता में 3 तरह की मधुमक्खी होती है। सबसे बड़े आकार की रानी मधुमक्खी होती है। जो सबसे बड़े आकार की जो मधुमक्खी होती है वो क्या होता है, रानी मधुमक्खी होती है। छोटे आकार की मधुमक्खी होती है वो श्रमिक मधुमक्खी होती है ना, सबसे बड़े आकार का। जब मध्यम आकार के होते हैं वो नर मधुमक्खी होते हैं। पहला हो गया रानी मधुमक्खी, दूसरा हो गया श्रमिक, दूसरा हो गया आपको नर, जो मिडिल साइज का है। जो तीसरा सब छोटा है उसका है मादा मधुमक्खी है, जिससे काम क्या होता है, श्रम वाला काम होता है। जितना भी वर्क होता है, शहद लाना, फूल से रस निकालना और शहद बनाना और मोम बनाने का काम क्या होता है, मादा मधुमक्खी जो सब छोटे आकार का होता है,
श्रमिक मधुमक्खियाँ होती है, उनका काम होता है। उमा देने के हराने मधुमक्खी एकमात्र अंडे देने वाली मधुमक्खी होती है। इसके द्वारा छत्ते में सभी जमाना श्रमिक नर मधुमक्खी का जन्म होता है ना। छत्ते में जितने भी मधुमक्खी होते हैं सबका जन्म किसके माध्यम से होता है? रानी मधुमक्खी के माध्यम से, चाहे उसका जितने मेल मधुमक्खी या फीमेल मधुमक्खी हो। बच्चे अपनी बात करे तो उसने आकाश में गोल गोल चक्कर में घूमती मधुमक्खी की भिनभिनाहट सुनाई दी। नंदा ने कहा, दीदी ऊपर दिखे मधुमक्खियाँ। दीदी बोलती, ये मादा मधुमक्खी है, ये फूलों में रस के बारे में पता चला है, जिसकी सूचना वे अपने सहयोगी मधुमक्खी को विशेष प्रकार से नाच कर भेज रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर एक पॉइंट निकल कर आ रहा है। मधुमक्खी जब किसी भी मधुमक्खी को जब कहीं में फूल में रस फूल दिखाई पड़ता है तो उसकी सूचना कैसे करते हैं? तो एक प्रकार का विशेष प्रकार का नाच कर, है ना। सुई मधुमक्खी कोई विशेष प्रकार का नाच कर भेजती है अपना सूचना, है ना। और कोई एक मधुमक्खी किसी जगह पर नाच रहा है, मतलब और सबको पता चलता है वहाँ पर शहद रस फूल है, फूलों में वहाँ पर सब लोग चले आते हैं, गोल गोल चक्कर घूमती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। समझ के ये श्रमिक मादा मधुमक्खी फूलों पूरा चूसने चली जाती है। जब फूल का सूचना मिलने पर क्या कहते हैं? एक मधुमक्खी नाच कर सूचना देती है। ये तो था इस चैप्टर में, है ना। देखिए अब इस चैप्टर में क्या किया गया, एनसीईआरटी से भी कुछ बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि बिहार टेक्स्ट बुक में इतना सारा डिटेल से इसमें बताया नहीं गया, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें और कुछ ऐड किया गया है। देखिए एनसीईआरटी से क्या ऐड किया है, इसमें सिर्फ क्या किया गया है, बुझा का जो अनिता कुमारी है कुशवाहा है, उसके बाद फोटो दे दिया, लेकिन उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। देखिए तो इसको बढ़िया से समझते हैं। मुजफ्फरपुर की जो एक अनिता कुशवाहा है, उसको शहद गर्ल उसको कहा जाता है ना, हनी गर्ल, उसको हनी गर्ल नाम से फेमस है। देखिए अब मधुमक्खी का लाइफ साइकिल कैसे होता है। मधुमक्खी जो होती है रानी मधुमक्खी, है ना, वो अक्टूबर से दिसंबर में क्या होता है, वो अंडे देती है ना। अक्टूबर से दिसंबर में अंडे देती है। देखिए मधुमक्खी में जो रानी मधुमक्खी होती है उसका काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है अंडे देना, है ना। और उसके पास जो होता है श्रमिक मधुमक्खी, उसका काम है छाता बनाना, है ना, छाता बनाना और शहद लाना। और जो नर मधुमक्खी होते हैं उसका कोई काम नहीं होता है, बस उनका काम होता है रानी मधुमक्खी के साथ मेट करना, है ना। देखिए सितंबर के पास है ना, सितंबर के आसपास सितंबर के आसपास देखिए जो मधुमक्खियाँ होती है क्या होता है, रस के जो जितने भी फ्लावर होते हैं उनके फ्लावर के पीछे जो शहद होता है, रस होता है, उसके प्रति आकर्षित होती है, सुगंध के माध्यम से आकर्षित होती है। तो जो भी लोग शहद का जो व्यवसाय करते हैं, सितंबर माह में क्या करते हैं, चीनी का घोल कर क्या करते हैं, एक बक्सा में छींटते हैं, है ना। जैसे क्या होता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में वो बहुत सारी मधुमक्खियाँ, खासकर रानी मधुमक्खियाँ आ जाती है ना। और रानी मधुमक्खी क्या करती है, उसी जगह पर अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती है ना। अक्टूबर से दिसंबर तक क्या होता है, उनका संख्या बहुत ही बढ़ जाता है ना, क्योंकि अंडा 2 से 3 मंथ में क्या होता है, बहुत ही संख्या सभी यंग मधुमक्खी हो जाते हैं, है ना। अब जब देखिए दिसंबर हो गया, अब जनवरी से ले फरवरी तक क्या होता है, जितने भी लीची होते हैं सभी
मंजर देना शुरू शुरू कर देते हैं। अब मंजर के माध्यम से क्या होगा, जितने भी मधुमक्खी होती है सब और आसपास के फूल का जो रस होते हैं वहाँ से रस चूस कर क्या करती है, अपने छाता में लाती है, वहाँ पर शहद जमा करती है। और यही टेक्निक के माध्यम से क्या होता है, शहद का व्यवसाय चलता है ना। तो मुजफ्फरपुर की जो अनीता कुशवाहा है, बोचा जिसका गांव है बोचा है ना, उसको शहद गर्ल भी कहा जाता है ना, हनी गर्ल। ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है इसमें सबसे बड़े बात बताती कि सिर्फ फीमेल, सिर्फ मादा मधुमक्खी की शहद लेकर आती है ना। नर मधुमक्खी क्यों शहद लेकर नहीं आते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो मादा मधुमक्खी का जब शरीर में क्या होता है, स्टिंग नहीं होता है, नहीं, मादा मधुमक्खी के पास स्टिंग होता है, लेकिन जो नर होते हैं मधुमक्खी उनके पास स्टिंग नहीं होता है। स्टिंग का काम क्या होता है, शहद को जमा कर लाना, है ना। तो नर के पास नहीं होने के कारण क्या होता है, वो नहीं ला पाते हैं, है ना। और जो नर जो मधुमक्खी जो नर जो मधुमक्खी होते हैं वो क्या करते हैं, उनका लाइफ बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। वो बस जो रानी मधुमक्खी होती है उनसे मेट करने के बाद क्या होता है, बस विदिन 1-2 सेकंड के अंदर में क्या होता है, उनकी उनकी मौत हो जाती है। इसका डिटेल्स जानकारी जाने के लिए आप यूट्यूब पर जाकर आप जाकर जान सकते हैं आप। अब देखिए सेम क्या मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी में कि छाता में छत्ता में 3 तरह की मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। श्रमिक जो मधुमक्खी होती है वो मादा मधुमक्खी होती है। ठीक उसी तरह का चींटी के साथ भी होता है। हाँ, चींटी का भी क्या जो स्ट्रक्चर होता है जो सेम उसी तरह है। चींटी में क्या होता है, एक रानी चींटी होती है जिससे काम होता है अंडा देना होता है। इसके बाद होता है सैनिक चींटी जिसका काम होता है सुरक्षा देना, और जितने भी काम होते हैं एक काम होता है सिर्फ सुरक्षा देना, है ना। और तीसरा काम होता है काम करना, ठीक ना। 3 तरह के इसमें सबका अपना अपना काम होता है। ठीक, समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं, शहद के बारे में समझ गए। शहद का क्या होता है, मधुमक्खी कब अंडा देती है, तो मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर में अंडा देती है, ठीक है। और फरवरी में क्या होता है, लीची में फूल खिलने लगते हैं, है ना। और मुजफ्फरपुर की हनी गर्ल कौन है, तो मुजफ्फरपुर की हनी गर्ल है अनीता कुशवाहा, ठीक ना। और ऐसे कुशवाहा कहाँ के, बोचा कहाँ पड़ता है, मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, बिहार मुजफ्फरपुर, ठीक है। इसे इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए हाँ, यहाँ पे एक चीज़ है, शहद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो शहद निकालने के लिए विशेष प्रकार का पोशाक शरीर को ढक दिया जाता ताकि मधुमक्खी नहीं काटे। और इसको मार्केट में 100 रुपये 125 रुपये बेचता है, आसपास में बेचा जाता है। जो भी इसको दुकान में बेचते हैं तो 250 से 300 प्लस में बिका पड़ता है। लेकिन अभी तो वर्तमान इसका रेट है बहुत ज़्यादा है, 500 प्लस 500 या 600 का आसपास है। देखिए सेफ्टी एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के व्यू से, तो इसको स्किप करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब लगभग सबको पता ही है। देखिए एक था पहली टाइप का है, सुंदर सुंदर कलगी मेरी खिंचती है सबका ध्यान, चोंच मेरी ताकतवर है पेड़ छेदना मेरा काम। तो इसमें से किसका पेड़ छेदने को कौन होता है, कठफोरवा, है ना। लंबे टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसी चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली। ये कौन है, ये है ना। तो इसको भी स्किप करते हैं। जंगल पिकनिक, इसको भी स्किप करते हैं।
सवारी का मानव धर्म ऊँट बैल घोड़ा, इसको भी स्किप करते हैं। चलिए, जितने सवारी वाले हो जो जीव 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 है, जैसे कि घोड़ा है ना, बैल है, गधा है ना, उस लोगों का पैर में क्या होता है, एक कील होता है, नाल नाल ठोका जाता है घोड़ा के पैर में, है ना, इस तरह का होता है। उसके पैर में क्या होता है, कांटे ठोका जाता है, समझे, ताकि जब नीचे ज़मीन पर जब चले तो उसका नाखून नहीं घिसे, है ना। एक अंतराल के बाद एक नाल घिसने के बाद क्या होता है, उसको उखाड़ कर फिर नया ठोक दिया जाता है ना। अब सोचते अगर नाल से कांटे ठोकते तो उसको दर्द क्यों नहीं होता है, तो नाखून में क्या होता है, सेंसस लेस होता है ना, उसमें दर्द महसूस नहीं होता है। हम लोग नाखून की तरह से हम लोग नाखून काटते हैं, सेम उसी तरह। अब आते हैं चैप्टर 19 में। देखिए चैप्टर 9 में क्या है, 19 में इसमें बताया गया है और वाटरफॉल के बारे में बताया गया है, झरना के बारे में बताया गया है। तो ये जब ककुलत से कन्याकुमारी, तो बिहार के जो बिहार में क्या ककुलत एक वाटरफॉल है जो कहाँ है, नवादा जिला में है। गर्मी छुट्टियों में नन्ही, अंकुर, मन्या और स्वीटी अपने दोस्तों के साथ नवादा जिले में स्थित कुकुलत घूमने आए थे, है ना। यहाँ पहाड़ों से वर्षों भर बरेंद्र झरना बहता रहता है। यह झरना पहाड़ से बहती है, उसके बगल में कौन सा नदी है, कोमनासा नदी है ना। देखिए अब झरना, कितने झरना बिहार में, कितना लगभग 6 झरना है। इसमें ककुलत है वाटरफॉल जो नवादा में है, करकट वाटरफॉल कैमूर में है, तेलहर वाटरफॉल दुर्गावत कैमूर भी कैमूर में है जो दुर्गा नदी पे है। टुटला टुटला भवानी वाटरफॉल रोहतास में है। मंजर कुंड वाटरफॉल सासाराम में है और धुआं कुंड वाटरफॉल सासाराम में है। ये सभी 6 है। इसके अलावा गर्म कुंड भी है। ये तो वाटरफॉल नॉर्मल टेम्परेचर वाला वाटरफॉल हो गया, गर्मी में थोड़ा हल्का सा ठंडा महसूस वाला पानी होता है इसका। लेकिन अब है गर्म कुंड, जैसे कि आप राजगीर में लोग गई हुईगा, तो राजगीर में एक गर्म कुंड होगा, यहाँ पर 3-4 बना होता है ना, पढ़ते हैं। वहाँ गर्म जल के छोटे छोटे झरने में भी कुंड है। गर्मियों सर्दियों में गर्म पानी के झरने कुंड में स्नान करने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए गर्म कुंड में ना, पानी गर्म कुंड का गिरने का मेन सोर्स क्या है, ज़मीन के जो है ना, ज़मीन के नीचे क्या है, लावा होगा, है ना। लावा से और पानी का जो सोर्स है उसके दूरी कम होगा, जिसके कारण जो लावा जो क्या करता है, पानी को हीट करता है, वही हीट पानी क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है ना। वाटर है, लावा है, ये दोनों का दूरी बहुत कम होगा, जिसके कारण पानी गर्म होकर इसके माध्यम से निकलता है। तो इसी को जो उसी पर क्या किया गया है, गर्म कुंड बना दिया गया हुआ है। सर्दियों में गर्मी पानी झरने कुंड में स्नान करने का मज़ा ही अलग होता है। मैं भी 2-3 बार गया हूँ वहाँ पर, है ना। आप चलिए बोलते हैं उसमें से नाम क्या है, हाँ नाम पूछ सकता है, राजगीर में कौन सा गर्म कुंड है, तो उसमें पूछ सकता है ब्रह्म कुंड है और सप्त धारा कुंड है। ब्रह्म कुंड अलग है, सप्तधारा कुंड में क्या है, 7 धारा यहाँ बहती है। यहाँ पर 1 2 यहाँ पर दिख रहा है आपको, देखिए घड़ियाल की तरह यहाँ पर बना हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। अब आते हैं हम लोग कुकरत से कन्याकुमारी। तो कुकरत तो बिहार में घूम लिया, अब कन्याकुमारी की तरफ बढ़ते हैं। अंकुर ने बताया कि दोस्त यीशु ने अपने माता पिता के साथ देश के सुदूर दक्षिणी कन्याकुमारी में घूमने गए थे। देखिए हमारा इंडिया के बारे में सोचिए, वेट यहाँ से गलत हो गया।
ये वाला पार्ट क्या है, कन्याकुमारी है ना, सबसे दक्षिणी भाग। ठीक है, कन्याकुमारी हिंद महासागर के तट पर है। जानते हैं तीनों हमारा जो इंडिया है तीन महासागर से घिरा हुआ है, और अरब सागर से, हिंद महासागर से, और वेस्ट बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो दक्षिण भाग में हिंद महासागर है। ये पूरा वर्ल्ड में ऐसा ही जो हिंद सागर है जो किसी देश के नाम पर है ना। मानव बोली यीशु ने कहा था समुद्र के अंदर शंख, सीप, केकड़ा आदि भी पाया जाता है। समुद्र के अंदर पास पौधे कुछ अलग होते हैं, समुद्री पौधे कुछ अलग होते हैं। हमारे यहाँ नदी तालाब में अन्य जीव जंतु पौधे पाए जाते हैं। जल स्रोत के नाम जल स्रोत का समुद्र है, नदी है, तालाब है, चापाकल है ना, रेन है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। प्रदूषित गंगा, ये जो गंगा जो है आजकल जितने भी शहर कचरा होता है सभी गंगा नदी में ही डिपोजिट किया जाता है। गंगा क्या है, सभी नदी में डिपोजिट किया, जैसे जल क्या होगा बहुत ही प्रदूषित हो गया। इसका प्रत्यक्ष वहाँ जो जलीय जीव होते हैं उन पर दिखाई पड़ता है कि डॉल्फिन जो क्या होता है हमेशा स्वच्छ पानी में रहती है। तो इसका संख्या जो गंगा नदी में गंदगी डालने के कारण बहुत ही संख्या उसका कम गया है। अब आगे आते हैं। हमारे दरबार में कामगार देखिए, कुम्हार का काम कुम्हार चाक का काम करते हैं और खपरा बनाते हैं, बर्तन मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। लोहार बढ़ई सब के बारे में जानते हैं। ठठेरा जो बर्तन ठीक करता है। सुनार का काम करता है। हलवाई जो खाना बनाने का काम करता है। काम करने बताइए। आगे आते हैं किस तरह के घर देखिए। घर क्या होते हैं, पक्का के होते हैं, फूस के होते हैं, मरई के होते हैं, है ना। बांस के, टीन के, खपरा के और फूस के होते हैं। ठीक है, 3 तरह के घर है। और लोकेशन विशेष और जोग्राफिकल के अनुसार क्या होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के घर बनाए जाते हैं। कहीं कहीं घर क्या होते हैं, जैसे कि मेघालय में क्या होता है, जो घर है ना, घर को क्या किया जाता है, बांस के ऊपर इतना जो जमीन हो गया है ना, जमीन से 1 फीट या 2 फीट ऊपर क्या करता है, जमीन घर को बनाया जाता है। क्योंकि मेघालय में क्या होता है, हमेशा बारिश होती रहती है, ताकि पानी जब पानी आए तो नीचे से पानी बहते हुए सीधा चली जाए, पानी क्या करे दीवार पर जोर नहीं डाले, है ना। अब पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाका में क्या होता है, पानी का फ्लो बहुत ही तेज होता है, इसे ज़मीन से ऊपर बनाया जाता है। अब आगे देखते हैं। देखिए ये बिल्डिंग है, पक्का का है, ईंट छड़ और सीमेंट का है बना हुआ है, ये दोनों है। अब ये देखिए यही घर है। नीचे क्या किया गया है, स्पेस दिया गया है नीचे, है ना, ताकि वाटर आए बारिश का और नीचे फ्लो होकर चले जाए। जहाँ मौसम मौसम होते समय किताब होती है। चाचा जी 4थे तल्ले के फ्लैट में रहते हैं, मुझे भी ज़रा भी पसंद नहीं आता। देखिए अब ये इग्लू जो ठंडा प्रदेश होता है ग्रीनलैंड, वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जो बर्फ के ही घर बनते हैं, है ना। बर्फ क्या होता है, टुआ काट कर उसको जोड़कर उसको बना लिया जाता है ना। यहाँ बर्फ के सिलियों के घर बने होते हैं। इस घर को इग्लू कहते हैं। जब बर्फ के सिलियों के जो घर बनते हैं उसको क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। देखिए इग्लू में अंदर क्या होता था, बाहर के मौसम के पीछे क्या होता है, अंदर में गर्म होता है। और गर्म क्यों होता है, देखिए ये सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस के ऊपर क्या है, इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का बाहर का जो वातावरण होता है उसका टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, बहुत ज़्यादा, -5 से -10, 15, 20 या इतना होता है। लेकिन जब क्या होता है, इग्लू के अंदर में क्या होता है, इग्लू नीचे में थोड़ा सा गड्ढा कर दिया जाता है ना। इग्लू अंदर में जब घर होता है, अंदर जब एंट्री कीजिएगा
तो इस वाले पार्ट नीचे वाले पार्ट को तो थोड़ा गड्ढा किया जाता है ताकि उसका संपर्क क्या हो जाए और उसका जो एवरेज टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, उसे हल्का इसको गर्माहट महसूस हो जाती है। तो अंदर का वातावरण क्या होता है, गर्म होती है। और अंदर में क्या जलावन कुछ लकड़ी भी जलाई जाती है, जिससे क्या होता है अंदर का वातावरण गर्म आता है। और बड़ी टेम्परेचर से भी क्या होता है, कुछ समय बाद अंदर का वातावरण गर्म होता है। तो बाहर का टेम्परेचर क्या होता है, अंदर होना ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है। और ये है चैप्टर अजय जब गांव लौटे। ये भी कोई खास नहीं है। हाँ देखिए, अब बांस से बना पुल है ना, जो बरसाती इलाका होते हैं, जो सुदूर क्षेत्र है जहाँ पर सीमेंट बालू सब ले जाना संभव नहीं है, तो वहाँ पर बांस के पुल बना दिए जाते हैं ताकि आवागमन यहाँ से वहाँ जाना संभव हो सके बांस के पुल पर। जहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन जहाँ पर संभव है क्या है, और जहाँ पर सरकार उसको बनवाना चाहती है, तो वहाँ पर ईंट सीमेंट के पुल बनते हैं। ये सभी लोग जानते हैं इसको। ये देखिए, वेस्ट बंगाल कोलकाता का बीच है ना, लाइफ लाइन समझिए वेस्ट बंगाल का। यह है गंगा नदी पर बना गांधी सेतु पुल, जो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का लाइफ लाइन है ना। यह चिड़िया टैंक ओवरब्रिज पटना का है। राजगीर का रोजू मार्ग रोड भी कितने तरह के होते हैं, है ना। वाटर वे है, रोप वे है ना, रेलवे है, और रोड वे तो है ही, सड़क मार्ग। चलिए, लहसुन वस्तु का नाम गांधी सेतु वस्तु, गंधहीन वस्तु। लहसुन क्या आता है, गंध उसमें होता है। पानी में गंध नहीं होता है। चौक में गंध नहीं होता है। पहना हुआ मोजा गंदा हो जाता है, तो गंदा होने खाने महकता है, तो उसमें पहना हुआ मोजा गंध वाली वस्तु हो जाएगा। पहना हुआ मोजा ये गलत है। पेंसिल गंधहीन। चलिए, अब आते यहाँ देखिए, इसमें सब इम्पोर्टेंट चीज है। भरत मिश्र नाम के व्यक्ति थे, है ना, जिसका घर कहाँ हुआ, रामपुर शाहबाद के रहने वाले थे, है ना। उनको बचपन में ही आँख चली गई थी, लेकिन जो उनकी आँख चले जाते हैं उनको पढ़ने के लिए कौन सा लिपि है, उनके लिए ब्रेल लिपि, है ना। इसके बारे में पिछले क्लास 3 में पढ़ा चुके हैं, जो लुईस ब्रेल ने क्या किया था, जिसके 3 साल की उम्र में एक आँख में कील चला गया था, और 8वीं साल होते होते दूसरा आँख भी खराब हो गया, तो उन्होंने क्या किया था, ब्रेल लिपि का इन्वेंशन किया था। तो उसी के माध्यम से यही पढ़ाई की, ब्रेल लिपि के माध्यम से अब देखते पढ़ते हैं। सुनो कहानी। रामपुर शाहबाद में रहने वाले पद्मश्री भरत सिंह ने बचपन उनकी आंखों में रोशनी चली गई। अलग लोगों ने कहने लगा कि अभी ज़िंदगी भी भीख मांगने गुजरेगी। भरत मिश्र की दादी ने भी बड़े आत्मविश्वास से कहा, ये नहीं, लोग इसे भीख मांगेंगे। दादी ने गांव में ही विद्यालय में इनका नाम लिखवा दिया। भरत सिंह को मिश्र को पढ़ने में लगन लग गई। आगे की पढ़ाई के लिए उनका नाम पटना दृष्टिबाधित विद्यालय में लिखवाया गया। उनके मेहनत और प्रतिभा को दौर उन्होंने केवल मैट्रिक इंटर किया, बल्कि राजनीतिक विज्ञान में MA और PhD भी किए, है ना। पॉलिटिक्स में क्या किया, MA और PhD भी किए। PhD करने के बाद उन्होंने सारे विश्वविद्यालय में उन्होंने विख्याता बनने के लिए आवेदन दिया, लेकिन नौकरी देने वाले लोगों ने उनके आंखों में न रहने के से हिचक जाते थे। अब जो अंधे लोग थे, इसलिए लोग नौकरी देना नहीं चाहते थे। ऐसे संघर्ष के समय भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, है ना, वराहगिरी वेंकट गिरी से मिले। राष्ट्रपति ने भरत मिश्र से मिलकर काफ़ी प्रभावित हुए। उनकी पहल पर मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। क्या के राष्ट्रपति के माध्यम से क्या के मगध विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी कहते थे कि भारतीय संविधान में जानने माने विद्वान थे। वो क्या पॉलिटिक्स पढ़ाए थे, भारतीय संविधान को बहुत अच्छे से जाने थे, और जो भी बच्चे पढ़े थे वो बहुत खुश हो रहे थे। उनकी विविधता से महाविद्यालय में छात्र के अध्यापक भी प्रभावित थे। बहुमुखी प्रतिभा से धनी भारत मिश्र का सामाजिक एवं समसामयिक समस्याओं पर प्राय रेडियो का पर व्याख्यान प्रसारित होता रहता था।
उनका प्रसार, उनका जो रेडियो पर ही प्रसार करते थे, है ना। इनके मार्गदर्शन में 16 विद्यार्थी ने PhD की उपाधि की। अब 16 विद्यार्थी इनके माध्यम से, जिसको विद्यालय में प्रोफेसर नहीं बना दिया था, अब जो प्रोफेसर बने बाद उनके उनके मार्गदर्शन में 16 विद्यार्थी PhD किए। जब उन्हें अपनी शादी के लिए अखबारों में विज्ञापन दिया तब 59 प्रस्ताव आया, जिन्होंने एक प्रस्ताव डॉक्टर धीरा मिश्र का भी था, जिन्होंने शिशुओं को जीवन साथी बनी। भरत मिश्र की कार्य क्षमता को देखते हुए 1979 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने इन्हें श्रेष्ठ निःशक्त कर्मचारी का पुरस्कार दिया, और 1985 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा इनके पद्मश्री, है ना, पद्मश्री से अलंकृत किया। निसंदेह अंधत्व भरत मिश्र के लिए कभी बाधा नहीं हुआ। अंधत्व, जो उनका जो अंधापन क्या हुआ, उनके प्रतिभा में कभी बाधा नहीं आने दिए। ऐसे निःशक्त व्यक्ति अपने दया नहीं बल्कि प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उन्हें कार्य को करने के लिए केवल तैयार करने की जरूरत है। जो निःशक्त व्यक्ति, उनको दया दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको प्रोत्साहन करने की जरूरत है। देखिए यहाँ लिखा हुआ कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन। देखिए ये उसके लिए है। आप देखिए हाल फिलहाल क्या हुआ था, टाइटन नाम का एक शिप क्या किया था, गोताखोर शिप अंदर, टाइटन जो डूबा हुआ था, जो 1912 में, है ना, उसको देखने के लिए गया था, जिसमें के कारण क्या हुआ था, अचानक से समुद्र का प्रेशर पड़ने के कारण फट गया, है ना। उसको बुलाता है कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन। अब इसी में लिखा है, इसलिए बता दिया हूँ। अब उसका पता लगाने के लिए क्या किया था, UAV जो इस डिवाइस है, उससे उसको रिमोट के माध्यम से उसको पता लगाया गया है। उसने पता लगाया कि जो फटा है उस पर 1 इंच पे, उसके 1 इंच स्क्वायर पे कितना पड़ा है, 60,000 पाउंड वेट, वाटर का वेट पड़ा हुआ था। अब इसे आप बुक में आते हैं, चैप्टर नंबर 24 है। जम्मू से पटना के बारे में इसे बताया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, सांप बंदर चीज़ें पास मजा आया। मोर पंख कौन से रंग होते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आगे देखते हैं। हाँ, कौन सा शब्द बाघ के लिए उपयोगी है, शक्तिशाली, आलसी, कमजोर, स्फूर्ति। शक्तिशाली, स्फूर्ति भी होगा। कहाँ से पता कीजिए, हमारे देश में बाघ हमारे देश में कहाँ से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। तो बिहार के जो वेस्ट पश्चिमी चंपारण है ना, वेस्ट चंपारण, वहाँ भी बाघ पाया जाता है ना। देखिए अब है पशु हो गया, अब फ्लावर के बारे में। किन जगह घर में घूमते तालाब में किन पहुँचे, मतलब राजा बोला उधर देखो कितने सुंदर कमल के फूल है। कमल क्या है, हमारा राष्ट्रीय फूल है देश के लिए। और पटना में भी क्या है, एक चिड़ियाघर है, संजय गांधी जैविक उद्यान। राष्ट्रीय फूल नाम का राष्ट्रीय किस रंग की होता है, इसे फूल और पत्तों को क्या करते हैं। देखिए ये क्या है, इसके बारे में दिया, ये हमारे देश का नेशनल सिंबल है ना। ये सभी विभाग द्वारा सूचना पत्र है। तो चित्र यह हमारा चित्र राष्ट्रीय चित्र है। ये सरकारी कागजों और सरकारी संस्थाओं पाया जाता है। सारनाथ में राजा अशोक जो मगध के सम्राट थे, अशोक के द्वारा बनाया गया एक स्तंभ पर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, सारनाथ के एक स्तंभ से लिया गया है ना। हमारे तीन से इसमें क्या करते हैं, 3 दिखाई पड़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, एक पीछे होते, 4 होते हैं, एक, है ना। और उनके नीचे में क्या लिखा होता है, सत्यमेव जयते लिखा होता है। सत्य में जो जीत का मतलब होता है, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। को तिरंगा क्यों कहा था, राष्ट्रीय झंडे को तिरंगा क्यों, क्योंकि जिसमें 3 रंग होते हैं, 1, 2, 3, है ना।
देखिए ये से पूछा जा सकता है। केसरिया सबसे ऊपर रंग क्या होता है? केसरिया होता है। केसरिया का होता है साहस और बलिदान का प्रतीक है। सफ़ेद सत्य और शांति का प्रतीक है। हरा खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है ना। राष्ट्रीय गान जो रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, ये ऐसे व्यक्ति हुए जिनका लिखा हुआ गान क्या होता है, दो दिशा में चलता है ना। बंगाल और भारत, आमार सोनार बंगला। इंडिया में हमारा जनगणमन, इंडिया में क्या होता है जनगणमन, और बंगाल में अमार सोनार 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 बंगला, ऐसा ही कुछ। चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या वंदे मातरम है, जो कि किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन। ये सब पूछे जा सकते हैं। हाँ, पेपर पर बुक जो नोट होते हैं उस सब को देख लीजिएगा। तो 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है, 500 का नोट है, और 2000 का नोट। 2000 का नोट बंद हो गया है। सभी का सिंबल कौन क्या क्या दिया गया, कौन सा फिगर दिया हुआ है, ये सब देख लीजिएगा, कहीं पूछा जा सकता है। अब आता है बंटी का सफ़र। तो बंटी का सफ़र में इम्पोर्टेंट देखिए, बंटी के सफ़र में हम इम्पोर्टेंट इसमें से है पानी में चलने वाला, ज़मीन पर चलने वाला सभी। और जब क्या है यातायात का साधन है, पानी में चलने वाले, ज़मीन में चलने वाले, हवा में चलने वाले, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है टिकट कटाकर देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ देख लीजिए। जब कोई किसी व्यक्ति को टिकट, उसके पास टिकट नहीं होता है, तो क्या होता है, टीटी 250 रुपया जुर्माना के साथ जहाँ तक जाने वाला जाना था, है ना। थोड़ी देर में काला कोट उजला पैंट पहने टीटी के लिए टिकट जांच के लिए टीटी आई। टीटी का जो ड्रेस कोड क्या है, काला कोट और उजला पैंट, काला कोट और उजला पैंट। और जब टिकट फाइन किस कैसे करता है, उस टिकट 250 रुपये जुर्माना के साथ जहाँ तक उन्हें जाना था उतने रुपये लेकर टिकट बना दिए। 250 रुपये फाइन, पर जहाँ तक जाना है उसका फी 50 होगा, 100 होगा, उतना का टिकट बना कर दे दिया। यह देख दंग रह गया कुछ लोगों ने। टिकट बिना टिकट कटाए कोशिश करने की तरह एक अपराध है। और आगे आते हैं, और एक देखिए, एक गौतम बुद्ध का जो ज्ञान की प्राप्ति क्या होता है, कहाँ हुआ था? गया में हुआ था, है ना। गया से सटा बोध गया, जहाँ गौतम बुद्ध गया, जहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के बड़े बड़े मंदिर है। यहाँ मानता है कि भगवान बुद्ध को यहीं पे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह गाड़ी खुली तो सूखी की फल्गु नदी के बगल में बसा है बोध गया, है ना। पुल की भरी घबराहट के साथ गुजर रही थी। जंगल, पहाड़ और पठार दिखने लगे थे। कोडरमा के साथ से गरी आगे बढ़ी धरती के कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखाई पड़ी। जो जिसे पूछा गया था वो चमकती हुई चीज़ दिखाई पड़ी। तो पूछा गया था, बोले ये अबरक है। अबरक क्या होता है? चमकता हुआ, जमीन पर चमकता है। तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति क्या हुई? बोध गया में किस नदी के, बोध गया किस नदी के तट पे है? तो फाल्गु नदी के तट पे है ना। और अबर का पहचान कैसे किया जाता है? अबर क्या होता है? हमेशा चमाते हैं। ठीक है। अचानक सीमा के नज़र ऊंचे पहाड़ पर, जिस पर छोटा सा मंदिर दिख रहा था। असम बोली, यह पार्श्वनाथ का पहाड़ है, जो बिहार के झारखंड कोडरमा में का है। यह बिहार का झारखंड राज्य के सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसके ऊपर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जब पार्श्वनाथ मंदिर है। देखिए, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है। 23वें है पार्श्वनाथ, चौथा है महावीर, है ना। गाड़ी अब गोमो पहुंचने वाली थी। ठीक है। विक्रांत ने कहा, यह ऐतिहासिक महत्व की जगह है। स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
है ना। अंग्रेज को उनके घर में ही कैद कर रखा था। उनको गोमो के में क्या किया था, उनको घर में कैद कर लिया था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अंग्रेजों को चश्मा वेश बदल कर वहाँ से निकल गए और गोमो से फ्रंटियर मेल पकड़ कर पेशावर जो पाकिस्तान में है चले गए। बाद में पाकिस्तान से अफगानिस्तान से जर्मनी से जापान होते हुए सिंगापुर पहुँचे, है ना। देखिए एक कंट्री, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 कंट्री जो वर्तमान में जो सभी का 5 कंट्री वर्तमान अनुसार 5 कंट्री में चले गए, है ना। होते पेशावर पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान, वहाँ से जर्मनी गए, वहाँ से जापान गए, वहाँ से फिर सिंगापुर पहुँचे। आज़ाद हिंद फौज का सहायता से अंग्रेज़ों पर हमला किया। अपना एक फौज तैयार किया था जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। 60 फरवरी बनाइए। देखिए ये क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी हैं। उनके फौज चित्र इस वो है, और पीछे पूरा फौज है। देखिए गोमो से गाड़ी खोली, रास्तों में पहाड़ी चट्टानों के बीच में होकर बहती दामोदर नदी दिखाई पड़ी और उस गति के आगे बढ़ते हुए बुखारे पहुंची। तभी बंटी ने पूछा, यह चिमनियाँ कैसी है जिससे धुआं निकल रहा है? विज्ञान का बोकारो में इस्पात कारखाना है, चिमनियाँ उसी के बोकारो की गाड़ी खुली तो झालदा पहुंची। वहाँ यात्री चढ़े तो बंगला बोलने लगे थे। झालदा में क्या है, कहाँ झालदा? बंगाल का एक क्षेत्र है। मैंने बोला झालदा पश्चिम बंगाल में है, जहाँ ज़्यादा निवासी बंगाली बोलते हैं। जब बंगाल के निवासी का नेटिव लैंग्वेज क्या है, बंगाली है ना। इंदू उन्हें लेने आए थे। घर जाने के रास्ते में अलग ढंग के साड़ी लपेटे महिलाएं समूह दिखाई। उस भाषा में कोई गीत गा रही थी। निशिकांत ने कहा, यह उरांव जनजाति के महिला है। झारखंड में इनकी अतिरिक्त झारखंड में उरांव जाति के अलावा बिरहोर, मुंडा, संथाल आदि जनजाति भी रहती है। इनकी बोली भी अलग होती है। उरांव कुडुक बोलते हैं तो मुंडा मुंडी बोलते हैं, और संथालों की भाषा संथाली है। देखिए सबका वेशभूषा सबका अलग अलग है। इंदू बोली झारखंड में इसके अतिरिक्त सादरी, नागपुरी और खोरठा भी बोली जाती है। चलिए, जैसे कि मुजफ्फरपुर में बजिका, वैशाली मुजफ्फरपुर, वैशाली मुजफ्फरपुर नहीं, पटना गया, मगही। ठीक है। सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली किलो वजिका बोलते हैं, बजिका। दरभंगा मधुबनी लोग मैथिली बोलते हैं। और मुंगेर भागलपुर में अंगिका बोली जाती है। भोजपुर रोहतास के लोग भोजपुर बोलते हैं। तो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब मानव मिशन का विकास, मानवीय विकास कैसे हो, इसमें कुछ पॉइंट दिए, जैसे कि हो गया नई पीढ़ी स्वस्थ गारंटी कार्यक्रम के अधिक जो है 14 वर्ष के सभी बालकों को तथा जो 18 वर्ष के सभी बालकों बालिकाओं को नियमित वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण उपचार सुनिश्चित करे, है ना। लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं हो और विशेष रूप से खून की कमी दूर की जाए। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से विशेष रूप से 3 वर्ष के बच्चों को नियमित वजन, ऊंचाई इत्यादि के लेने की व्यवस्था की जाए, है ना। ये सभी है। वंदे मातरम है। वंदे मातरम जैसे अभी तुरंत पढ़ाया अभी, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में बताया। वंदे मातरम और बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना, वही लिखे हुए हैं। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में सहयोग लेते रहें। धन्यवाद।